जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल महंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम लुसेंट बुक के वैकल्पिक प्रश्न का इस वीडियो में लुसेंट बुक का जो इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का वन लाइनर एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमी का चूँकि चैप्टर यह बहुत बड़ा है तो इसे हम 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लगभग 1000 क्वेश्चन लेंगे और अगले वीडियो में 1000 के आसपास क्वेश्चन आंसर होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इसमें पहला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीय क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 54%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। इनमें से सभी बेरोजगारी देखने को मिलता है कृषि के क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है 2100 कैलोरी। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन।
राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? डीटी लाकड़ावाला। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है गोवा में। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP, ट्राइसम और NREP। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल 2002 में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है कृषि की। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? भूमि सुधार। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNDP। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व।
दूसरा चैप्टर है भारत की राष्ट्रीय आय। पहला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि का। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नियोजन के आरंभ में यानी 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया है 17.5%, 31.8% और 50.7%। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श यानी NSS की स्थापना कब हुई? 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नेरोजी व सिराज ने। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? 4 अगस्त 1949 ईस्वी को। स्वतंत्रता के बाद की समाप्ति के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंगकों की गणना किस आधार पर की जा रही है? 2004-05 के आधार पर। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? लॉटरी जीतना। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? गृह मंत्रालय के। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला के लिए। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में। अगला चैप्टर है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? क्रोमर ने। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है गर्म मुद्रा। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हार्ड करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है रुपया। सही कथन है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे जे.बी. से। मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होती है
ऋणी। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि और सरकारी व्यय में कटौती। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर में कमी। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक का। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रित कर। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है? M1। किस संघटक को मुद्रापूर्ति में किस संघटक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? डाक खानों की मांग जमा। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, RBI के स्वर्ण भंडार और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 ईस्वी में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है वह आय जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहन देना। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? 1949 ईस्वी में। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? 1991 ईस्वी में। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया? 1991 ईस्वी में। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरणों में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ 20%। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट में। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया? 19 अगस्त 1994 को। वर्तमान में भारत में रुपये की
पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस डैश द्वारा दिए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है जनता से जमा स्वीकार करना। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के विदेशी विनिमय संचयन का प्रतिरक्षक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक में। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? जम्मू कश्मीर। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है और यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? जुलाई से जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 ईस्वी में। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के। निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस, देवास। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? 15 भाषा। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आरबीआई। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? भारतीय स्टेट बैंक। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। केनाफीना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत
बैंक की अनुषंगी संस्था है कैनरा बैंक। भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं कहाँ हैं? यूके में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? कोच्चि में। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? 56। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? अप्रैल 1987 ईस्वी से। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 ईस्वी में। नरसिंघम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? 4 स्तर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? खुसरो समिति। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? नाबार्ड। नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एफसीआई कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? 49%। IBA से तात्पर्य है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 500 करोड़। नरसिंघम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। BCCI क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है UTI। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? UTI ने। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956 ईस्वी में। साधारण जीवन बीमा GIC के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? 5। जीवन बीमा निगम LIC की कौन सी पॉलिसी विशेषता बच्चों के हितार्थ नहीं है? किस जीवन
किशोर। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा क्षेत्र। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1988 ईस्वी में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1992 ईस्वी में। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना और प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है? सेबी। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या है 23। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? फेरवानी समिति द्वारा। सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 रह गई? KSE सौराष्ट्र। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है डोलेक्स, सेंसेक्स, S&P NX, निफ्टी 50। इनमें से सभी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? 30 कंपनी। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? NSE। OTCEI क्या है? भारत का एक शेयर बाजार। चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? 30 कंपनी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर के मूल्यों पर आधारित है? 130 कंपनी। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। डी जोन्स है, डो जोन्स है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। डो जोन्स। निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है निक्की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डो जोन्स, न्यूयॉर्क, FTSE 100, लंदन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1,00,000 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? SBI बैंक। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 ईस्वी में। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संतुलन और आयात स्थानापत्ति का प्रसार। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का।
सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यदि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। सरकार अर्थोपाय ऋण वेज एंड मीन्स एडवांसेस लेती है RBI से। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? मुद्रा की क्रय शक्ति। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? फेडरल बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेती है। सही है। किसी देश के गिनी गुणांक के 1 के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। यह भी सही है। इन्हें दोनों कथन सही है। हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में SX क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियमन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सिंगापुर स्कॉम्प। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह था 1949 ईस्वी। भारत में निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991-92 में। भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया जाए वर्ष 2004-05। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा वृद्धि। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? IRDA। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव।
मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 ईस्वी में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 1982 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? S&P CNX निफ्टी बम्बई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में लिया जाता है। यह कथन सही है। भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक के संकलन और प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया है। यह भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? प्रतिलोम। स्टैगफ्लेशन की स्थिति है गतिरोध और मंदी की। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? सेबी। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? साउथ इंडियन बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियाँ रखता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। भारत में ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है? यूएसए। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन एक है? कोटक महिंद्रा बैंक। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनियमन को स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? लुफ्थांसा। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? एचडीएफसी। निम्नलिखित में से किसे बतौर
वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है। शहरी सहकारी बैंक। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? माल का आयात फैसिलिटेट करना। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्यिक बैंक का। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं नकदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? सरकारी खर्च पर नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? SDR। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसमें से कोई नहीं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य है वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। भारत के वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है वसीयतों के लिए निष्पादन तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है? शाब्दिक तरलता अनुपात SLR। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के कारण। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप ब्याज की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? RBI के गवर्नर। किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? 1.5 लाख रुपया। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से डैश के लिए वैध रहता है 3 महीना। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में RBI के हिस्से को अर्जित किया है। यह बैंक निम्नलिखित में कौन है? SBI। क्रेडिट कार्ड डैश के नाम से जाने जाते हैं प्लास्टिक मनी। हमारे देश में बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए डैश से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं वरिष्ठ नागरिकों। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? सावधि जमा रसीद। निम्नलिखित में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है? चेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? राष्ट्रीय आवास बैंक। निम्नलिखित में से किस आस्ति का बंधक किया जा सकता है? भूमि तथा भवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? सिटी बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। टीजर ऋण क्या है?
इनमें से कोई नहीं। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 1 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही करनी चाहिए? नोट बदलने के लिए कहेगा। अशुद्ध ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? किसी कंपनी को देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए डैश की सुविधा शुरू की है, किसान क्रेडिट कार्ड। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? मूलभूत सुविधा ऋण। आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं। भारत में बैंकिंग लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों सही नहीं है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है? संविधिक तरलता अनुपात। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप ब्याज की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? 1.5 लाख रुपये। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक जारी करने की तारीख से डैश के लिए वैध रहता है 3 महीना। निम्नलिखित में से क्या रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है? बैंक द्वारा आरबीआई से रुपये उधार लेने की दर। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षतियाँ बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है वह है एसएलआर। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है? चुनाव पहचान पत्र। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या डैश कहलाती है MICR कोड। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम डैश है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे डैश कहते हैं बॉन्ड। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का डैश होता है देनदार। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल भी डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? CRR, SLR तथा रेपो दर जैसी नीतिगत दरें तय करना। बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित अधिकार होता है चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण।
कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है? सिबिल। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में अक्षर एफ क्या दर्शाता है? फॉरेन। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया है? संगम। पद बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं? बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? रुपये का मूल्य कम हुआ है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? IRDA। पद बंधक से आप क्या समझते हैं? उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति का प्रतिभूति बनाना। जिस दर पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उससे डैश कहते हैं विनिमय दर। अपनी विदेशी यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको डैश का संपर्क करना चाहिए। ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति डैश द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक। धन शोधन का अर्थ है वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। गतावधि चेक क्या होता है? चेक जिसके जारी होने की तिथि से 6 महीने पूरे हो गए हो। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? सेबी। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? क्रेडिट कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? सिटी बैंक कार्ड्स। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आवास ऋण का। निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? मोबाइल वैन। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? RBI के पास नकदी आरक्षित। सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रक उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? नैतिक दबाव। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचकांक में निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ होती है? 30। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है 26%। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? मुंबई। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? चेक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? जिंस फ्यूचर्स व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? सेबी। बड़ी संख्या में एटीएम्स होने के बावजूद अब भी लोग बैंक की शाखाओं में जाते हैं। इस मसले का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यहाँ जमा राशियाँ नहीं स्वीकारता, इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है, मानवीय संपर्क का अभाव। मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक दर 1% घटा देता है, इसका प्रभाव क्या होगा? बाजार में अधिक नकदी। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनियमन कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा के डेस्क कहा जाता है। अधिकृत डीलर निम्न आय समूहों को दिए गए अल्पत राशियों के ऋण डेस्क कहलाते हैं। सूक्ष्म ऋण। आरक्षित निधि अनुपात CRR और सांविधिक चल निधि अनुपात SLR, इन पदों का अत्यधिक करीबी से संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग या बाजार से है? बैंकिंग उद्योग। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में। बैंकों की निम्नलिखित में से कौन सी सेवा या उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? शिक्षा ऋण। निम्नलिखित में से किस पद का संबंध RBI के कार्य से नहीं है? खुला बाजार परिचालन। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? नाबार्ड। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है? नरसिम्हन समिति। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी विनियमन संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक। अगला चैप्टर है भारत के खनिज संसाधन। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? 1951 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 2008 ईस्वी में। 3 खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोलार की खान में। हट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है डेगाना। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? अब्रक। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? अब्रक का। भारत का सर्वाधिक अब्रक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? झारखंड। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? जापान। भारत में हीरे की खानें कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत किसका आयात नहीं करता है? लौह अयस्क का। विश्व के अब्रक व्यापार में भारत का योगदान है 60%। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है भारत। विश्व के कुल
विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है 26%। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कर्नाटक। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? सिरपुर में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? सूरत में। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? मोनाजाइट। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? पन्ना में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? राजस्थान। पांचवा चैप्टर है भारत के ऊर्जा संसाधन। पहला प्रश्न है भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? ओडिशा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? पाकिस्तान। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? भूटान। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है चीन। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? 1948 ईस्वी से। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1948 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ? 1957 ईस्वी में। केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? जर्मनी की। विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रही है? उत्तर प्रदेश। कैथलगुडी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? असम। वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है जैसलमेर में। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? 2/3। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं? BPCL। कलोल खनिज तेल। कलोल खनिज तेल उत्खनन किस क्षेत्र में है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है बम्बई अपट्ट क्षेत्र। मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल कुआं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया डिगबोई में। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है चीन। भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? 70%। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से।
भारत के संभावित तेल क्षेत्र हैं तमिलनाडु, असम और गुजरात। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से। निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? कोयला को। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है चीन। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है तीसरा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है सिंगरौली में। देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान है 67%। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 4%। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? झरिया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1969 ईस्वी में। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 2001 से। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की 10% पूर्ति कोयले से होती है 67%। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? टाडा। उड़ान एक गैस आधारित संयुक्त परियोजना है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? कलपक्कम। भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यूएसए के साथ विशेष करार किया है? परमाणु पावर। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? रूस। भारत के तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितना इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है? 2 इकाई। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। बम्बई हाई संदर्भित है अपतट तेल क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा ऊर्जा। पाकिस्तान ने डैश में विकसित किए जा रहे किशनगंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? जम्मू कश्मीर। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? कोयला। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? गंगा डेल्टा। एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? विद्युत। अगला चैप्टर है उद्योग। पहला प्रश्न है इसमें, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991 ईस्वी को।
लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? 1977 की औद्योगिक नीति में। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या है 3। उदारीकरण तथा अनियंत्रित की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति में कितने उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? 5 उद्योग। किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? मोटर कार उद्योग, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, कुछ विशेष प्रकार की चमड़ा उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? 16। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम। सभी। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? टिस्को। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? 1991-92 ईस्वी से। निम्नलिखित में कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? लघु वाहन उद्योग। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सिगरेट निर्माण उद्योग। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। भारत के कुल औद्योगिक निर्यात में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है 1/3। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है IDBI। निम्नलिखित में कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? UTI, LIC और GIC। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? IFCI की। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1992 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1948 ईस्वी में। भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? SIDBI। लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? 1 करोड़ रुपया। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1996 ईस्वी में। केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी?
उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापन हेतु भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2004-05। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? 45%। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है 2001। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र का। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल है ओडिशा और मध्य प्रदेश। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1971, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया? 1976 ईस्वी में। अप्रैल 1990 में IDBI के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय है जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उसकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित हो। सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य है कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा फुलटूज उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? सेल। भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? भद्रावती। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? कपड़ा उद्योग। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? कपड़ा उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। किस क्षेत्र में सहकारिता इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? चीनी उद्योग। भारत में गन्ने की पिराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत
चीनी प्राप्त की जाती है। 10%। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्योंकि इसके निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भर बहुत कम है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? आंध्र प्रदेश। भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय उद्योग। भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? कोयली। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? डायमंड हार्बर। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? जामनगर। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है, क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? रानीपेट। सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण है कोयले तथा कोल की स्थानीय प्राप्ति। सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति। समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता। निम्नलिखित में कौन तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? नून माटी। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? बालीगंज। इस्सार ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? जामनगर। अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादित किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? हिंदुजा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? महाराष्ट्र। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि के अनुकूल है। बोइंगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल अनुसंधान से। दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है हुंडई। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भदोही में। किस नगर को इलेक्ट्रॉन सिटी के रूप में जाना जाता है? बंगलोर। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बंगलोर। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों का प्रतीकात्मक निजीकरण या घाटे का निजीकरण तब होता है जब सरकार बेच दे 5% शेयर। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? रोजगार सृजन।
निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? पूंजी। सुनिश्चित लागत का अर्थ है उत्पादक साधनों के लिए की गई अदायगियाँ। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? जोखिम उठाना। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है मानव पूंजी। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहते हैं महंगी वस्तुएं। किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। बाल्को, कोरबा, हिंडाल्को, रेणुकूट, इंडाल्को, कोरापुट, इंडाल्को हीराकुंड, नाल्को कोरापुट। भारत में हाल ही में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाइजैक स्टील प्लांट मिनी रत्न घोषित हुआ है। गलत है। टिस्को का सेल के साथ विलय पूरा हो गया है। यह सही है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल में फोर्ट क्लास्टर में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक लीलैंड, हिंदुजा समूह, हिंडाल्को, एबी बिरला समूह। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? राउरकेला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएमटीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना एमएमटीसी ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है। दोनों सही है। सूची 1 और 2 मिलान कीजिए। भेल विद्युत, HAL वैमानिकी, सेल लो इस्पात, HOCL रसायन। 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं है? कृषि सेक्टर की अपेक्षा। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? वह थी 1948 ईस्वी। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ? 1991-92। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? एक औद्योगिक बैंक के रूप में। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था 1991 ईस्वी। चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह उत्पादों को आकर्षक बनाता है, यह उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है। भारत निर्माण योजना का संबंध है अवस्थापन विकास से। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? पंजाब। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात से। भारत में जूट का
अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? IOC मथुरा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? TCS। नवरत्न स्टेटस संबंधित है सार्वजनिक कंपनी से। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन दो कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? वेल एवं गेल। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? BEL। भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या मार्च 2016 के अंत तक कितनी थी? 7 महारत्न और 17 नवरत्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? राउरकेला स्टील संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? जर्मनी। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? ACC लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख IT कंपनी है? TCS। निम्न में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उपक्रम का उदाहरण है? मारुति उद्योग लिमिटेड। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है इस्पात उद्योग। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर? शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, पंजाब एवं हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? PFC। ताती पाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट पार्ट को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अर्थशास्त्र का लुसेंट बुक का 1 लाइनर फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो इसमें जितने भी चैप्टर बचा है वह अगले वीडियो में हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।